जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान का 1 से 4 तक के जो भाग है उसको बेहतर ढंग से कंप्लीट किया है। प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 5। चैप्टर का नाम है संघ, इंग्लिश में इसको यूनियन कहा जाता है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में है, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, है ना, मुख्य न्यायाधीश हो गया, बजट हो गया, सीएजी हो गया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस सबको विस्तार पूर्वक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में बनाए रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। साथियों, एक ट्रिक के माध्यम से हम जो राष्ट्रपति में अनुच्छेद आते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक का नाम है क्या कि पकानी कोका दुयो दशम। साथियों, क्या है? पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है ना। इसमें जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक के है, ठीक है ना। 52 से लेकर के क्या है 61 तक के है, ठीक है। 52 में है सॉरी, राष्ट्रपति का पद। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका जो शक्ति है उसका विस्तार है, ठीक है ना। 53 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका का जो असली प्रधान है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। हम देखेंगे आगे जो अनुच्छेद आएगा उसमें क्यों होते हैं वो। नाम मात्र जो औपचारिक जिसको कहते हैं, औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना। जो वास्तव जो प्रधान होते हैं कार्यपालिका का वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन की चर्चा है। साथियों, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति और प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति और प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, ठीक है। तो 3 शब्द हमारे पास आया है। एक आया है एकल संक्रमणीय, दूसरा है अनुपातिक पद्धति ना, और तीसरा पॉइंट आया है अप्रत्यक्ष रूप से। सॉरी, अप्रत्यक्ष होता है, सॉरी। साथियों, एकल संक्रमणीय क्या होता है? इसमें जो भी राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट होते हैं उसको वरीयता के रूप में वोट देना होता है। होता क्या है कि हम लोग जो वोट करते हैं वो 8-10 कैंडिडेट हैं, किन्हीं एक कैंडिडेट को वोट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। मान चलिए 2 कैंडिडेट उठा हुआ है, ए बी, और जो है लोगों को वोट करना है। तो मान चलिए कोई आर है वो वोट करेंगे। ए जो कैंडिडेट है उसको 2 नंबर पर रखेंगे, बी को 1 नंबर पर रखेंगे। तो अन्य जो वोट किए हैं वो ए को 1 नंबर पर रखेंगे, बी को 2 नंबर पर रखेंगे। अन्य तीसरा जो है वो वोट करेंगे, ए को 1 नंबर पर रखेंगे, बी को 2 नंबर पर रखेंगे। इसी तरह मानकर चलिए अब वोट के इसका काउंटिंग करेगा कि कितना जो कैंडिडेट है वो जो वोट दिए हैं वो ए को कितने नंबर पर रखे हैं, बी को कितने नंबर पर रखे हैं। तो देख लीजिए,
तीन में से दो दो कैंडिडेट है, ए को एक नंबर पर रखे हैं, इसलिए ए की वरीयता होगी। जीत किसकी होगी? ए की होगी, ठीक है ना। इसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी को वोट करना होता है, ठीक है। अनुपातिक पद्धति ये हो गया, अनुपातिक पद्धति द्वारा जो एमएलए और एमपी का जो वोट वैल्यू है उसको समान करना होता है, ठीक है। इसका प्रक्रिया है, एक अगर एमएलए का वोट निकालते हैं तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे जितना उस राज्य में एमएलए है और गुने 1000 से उसको भाग देना होता है, तब एक एमएलए का वोट वैल्यू निकलता है। तो इसी तरह इसका वोट वैल्यू समान करना होता है एमपी एमएलए का। तो हम देख लेते हैं एमएलए जो है उसका वोट वैल्यू कितना है। इसका है 4,49,495 और एमपी का जो वोट वैल्यू है, सॉरी 5,49,495 है। एमपी का जो वोट वैल्यू है वो है 5,49,498, ठीक है ना। तो लगभग जो है 11 लाख, कितना, 11 लाख जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में वोट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अनुपातिक पद्धति द्वारा क्या होता है, एमपी और एमएलए का वोट वैल्यू समान करना होता है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से किसको कहते हैं भाई? और प्रत्यक्ष रूप से उसको कहते हैं जिसको जनता नहीं चुनती है, ठीक है ना। जनता का चुने गए जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जिसमें जनता भाग लेते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 54 में किसका है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति एक तो कोटा निर्धारित किया गया है कि अगर इतना वोट लाते हैं तो राष्ट्रपति की है ना जीत होगी, अगर नहीं लाते हैं तो उसकी जीत नहीं होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? कोटा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो भाई 5 वर्ष के होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, जो यूएसए है, अमेरिका है, उसके जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो यूएसए जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनके कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 4 वर्ष की होती है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 4 वर्ष की होती है, ठीक है। आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 57 में क्या है। अनुच्छेद 57 में कहता है क्या, जीते जो एक बार राष्ट्रपति जीत गए हैं क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो हाँ, बन सकते हैं, दोबारा क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 में कहा गया योग्यता, क्या है इसका? योग्यता है, ठीक है। योग्यता में देखिए क्या है, पहला नंबर तो यह है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 में क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उम्र जो उनका जो है वो 35 वर्ष का होना चाहिए, दूसरा योग्यता ये हो गया। तीसरा में ये है कि आपको इनमें जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष है ना, सदस्य बनने की लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्या हो गया? योग्यता हो गया। दशाएं मतलब शर्तें, ठीक है। दशाएं या शर्तें इसको कह सकते हैं। शर्त में भी यही है कि भाई वो पागल या दिवालिया नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है।
किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, सरकारी नौकरी में नहीं हो, वो बात समझिए। सरकारी नौकरी हो जाता है लाभ के पद पर, ठीक है ना, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है। अब दूसरी बात, तीसरा शर्त ये है, ना वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। बात समझ रहे हैं ना, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। देखिए ये सब क्या है, कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। और अनुच्छेद 60 में क्या है देखते हैं, ये 60 में, अनुच्छेद 60 में है शपथ। अनुच्छेद 60 में किसका चर्चा है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। और अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग है। क्या है, अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। देखिए महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना, ठीक है ना। तो कुछ शर्तें हैं, अगर जैसे कि जो मंत्री परिषद है उनका बात नहीं राष्ट्रपति मानते हैं, ठीक है ना, अपनी मनमाना करते हैं, किसी भी राष्ट्र के दबाव में आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संसद क्या करते हैं, विधेयक ला करके, महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को हटाते हैं, ठीक है ना। तो महाभियोग लाने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मान के लिए ये कोई भी सदन, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कहीं से इसको है ना महाभियोग ला सकते हैं। लाने की शर्त ये है कि स्टार्टिंग में है 1/4 मतलब 25% है ना, महाभियोग लाने के लिए अनुमति चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करेंगे, सदन में पेश करेंगे, ठीक है ना, सदन में पेश करेंगे। अगर कोई भी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा, सदन में पेश करेंगे, अगर वो 2/3 मतलब 66% से वो सदन में पास हो जाता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व है ना उसको बताया जाता है। अगर वो राष्ट्रपति आ करके दूसरी सदन में बात रखने में सफल हो जाते हैं तो उस पर महाभियोग नहीं लगेगा। अगर अपनी बात रखने में सफल नहीं होते हैं तो जो दूसरा सदन है वो भी 2/3 भाग से क्या करेंगे, मतलब 66% से इसको पास कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागना होगा, ठीक है ना। तो महाभियोग की चर्चा ये है। और अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद का रिक्त होना है ना, राष्ट्रपति पद का क्या होना, रिक्त होना। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है ना, उस पर महाभियोग लग गया, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, या चुनाव जो है निर्वाचन अवैध हो गया, इस कारण से अगर पद उनकी खाली हो जाती है, कौन कौन सा कारण है आइए देख लेते हैं फिर से। नंबर 1 में क्या है, कार्यकाल समाप्त, ठीक है ना। नंबर 2 में है महाभियोग। नंबर 3 में है मृत्यु। हाँ, कार्यकाल महाभियोग हो गया, मृत्यु हो गया। नंबर 4 में क्या है, निर्वाचन अवैध जो हो जाता है। कार्यकाल की समाप्ति हो गया, महाभियोग हो गया, मृत्यु हो गया, निर्वाचन अवैध हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है त्याग पत्र। देखिए समझिए, अगर इन 4 कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट में। अगर इन 4 कारणों से क्या क्या है, नंबर 1 में महाभियोग हो गया, मृत्यु हो गया, निर्वाचन अगर अवैध हो गया, या वो त्याग पत्र दे दिए हैं,
तो इनके पद पर कार्यवाहक के रूप में, क्या कार्यवाहक के जो रूप में है वो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर इन चार कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक के रूप में, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आते हैं तब तक क्या करेंगे, जो पहले वाले जो राष्ट्रपति वो अपने पद पर क्या करेंगे, बने रहेंगे। बड़ी ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो दूसरे जो चुनाव होकर के जो नया राष्ट्रपति आएंगे तब तक यही बने रहेंगे। अगर इन चार कारणों से अगर पद खाली हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक रूप राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं ये इस राष्ट्रपति से ये संबंधित था, ठीक है ना। ये सब किससे अनुच्छेद संबंधित था, तो राष्ट्रपति से, ठीक है ना। ये सब अनुच्छेद किससे संबंधित था, राष्ट्रपति से, ठीक है। और आइए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति दोस्तों ये अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें भी ट्रिक है, राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है, उसरा निका चूस। क्या है राष्ट्रपति का ट्रिक, उसरा निका चूस, ठीक है ना। उसरा निका चूस, क्या है, उसरा निका चूस, ठीक है। ये आर्टिकल 63 से 69 के बीच में, ठीक है ना। और आइए देखते हैं हम क्या है, ठीक है। सिक्सटी 63 में है उपराष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक है ना। 64 अनुच्छेद 64 में जो है जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वही क्या होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। क्या होंगे वो, सभापति होंगे, ठीक है ना। इनको जो वेतन मिलेगा संचित निधि से वो उपसभापति के पद पर मिलेगा, ना कि राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो राष्ट्रपति है वही क्या रहेंगे, राज्यसभा का वो सभापति रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। मनुष्य अपने राष्ट्रपति जब विदेश चले जाते हैं तो उनके पद पर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। और जो पीछे जो बताया कई भी कारण है, ठीक है। और अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन, ठीक है ना। निर्वाचन भाई जिस तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। मगर राष्ट्रपति में क्या होता है कि जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, जो जिसको विधायक कहते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या है कि नहीं, सिर्फ संसद भाग लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा का जो सिर्फ संसद है वही भाग लेते हैं, जो चुन का है वो भी, जो मनोनीत है वो भी, दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज हम सॉरी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये चीज हम याद रखना होगा, ठीक है ना। क्या कि इसमें राज्यसभा
राज्यसभा और लोकसभा के संसद ही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। जो विधानमंडल है वो इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 67 में है इसका कार्यकाल, ठीक है ना। क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष के हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने हैं? 5 वर्ष के हैं। अगर मान के चलिए इनके पद पर कोई नहीं आते चुन के, तो तब तक ये अपने पद पर क्या करेंगे? बने रहेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 68 में है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराने का है। मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ऐसा नहीं कि 6 महीने के भीतर ही कराना पड़ेगा, जैसा कि राष्ट्रपति में ये शर्त है कि 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 69 में है राष्ट्रपति का शपथ, ठीक, सॉरी, उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है ना। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 70 में है आकस्मिक स्थिति। क्या है? वैसी स्थिति जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, अगर उस कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। वो क्या क्या है? जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया है ना, ठीक है ना। अपहरण वगैरह हो गया, ठीक है ना। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद था, ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। और आइए देखते हैं 1 से लेकर के 71 से लेकर के 68 के बीच में क्या, 78 के बीच में क्या है, ठीक है। साथियों, अनुच्छेद 71 में बताया गया जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही इसका पहल किया जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति का जिक्र किस में है? तो आर्टिकल 72 में, ठीक है। आइए आर्टिकल 73 में क्या है? इसमें जो है संघ के इसमें संघ के कार्यपालिका की चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 73 में क्या है? संघ के कार्यपालिका की चर्चा है, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 74 में क्या है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए
राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है ना। जिसका अध्यक्ष देख रहे हो भाई, अब पता चला कि जो कार्यपालिका है उसका असली प्रधान कौन होता है। देखिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो होंगे। देखिए, आखिर क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री के पास ताकत होती है? देखिए, ये मंत्रिपरिषद किसके अंदर आ गया? प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं, वही काम करेंगे जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद वही करेंगे जो राष्ट्रपति चुनेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्री है मंत्री की नियुक्ति देख रहे हो भाई, जितने भी देखते हैं ना मंत्री, आप उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। ये 2 आर्टिकल है ना, प्रधानमंत्री को पावर देता है। देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 76 में क्या है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल क्या है 76 में? क्या है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये जो होता है, ये एक तरह से कहिए कि भारत जो सरकार है उसका वकील होता है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है ना। ये अगर मान के चलिए हम कोई भी केस करते हैं भारत सरकार पे, तो वो कौन देखेंगे केस को? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है जिसको, ठीक है। और आइए आर्टिकल 77 में क्या है। आर्टिकल 77 में है इसमें केंद्र सरकार की जो कार्यालय है उसकी संचालन की चर्चा है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है, ठीक है ना। अब देखते होंगे कैबिनेट मंत्री हो गया, वो तो उसमें सारे मंत्री लोग आते हैं। अब देखते होंगे कि गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, है ना, आपका उद्योग मंत्रालय हो गया, परिवहन मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब आर्टिकल 77 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इसकी जो सहायता के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति कानून भी बना सकते हैं इसके कार्यकाल की सहायता के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि मंत्री परिषद, ठीक है ना,
जो भी मंत्री परिषद कार्यवाही करेंगे, जो भी काम करेंगे, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को दें, ठीक है ना। तो आइए देख लिए हम 71 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी विवाद है वो किस में देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। हम आगे जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जब शक्ति पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, उसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें राष्ट्रपति है ना, किस तरह जो शक्ति का अपना उपयोग करते हैं, तो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। 73 में संघ कार्यपालिका की चर्चा है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका जो अध्यक्ष मुखिया कौन होगा, वो पीएम होगा, ठीक है ना। 75 में मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। आर्टिकल 77 में है केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन की चर्चा है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न किया जाता है। आर्टिकल 78 में है कि जो मंत्रिपरिषद जो कार्यवाही करेंगे, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को दे, ठीक है। आइए आप देखते हैं आर्टिकल 79 से लेकर के 111 तक है, ठीक है। आर्टिकल 79 से लेकर के 111 तक है, ठीक है ना। तो आइए आर्टिकल 79 में क्या है, आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है, संसद की चर्चा है। भाई संसद का 3 अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना। संसद का 3 अभिन्न अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई, तो राष्ट्रपति होते हैं एक, ठीक है। दूसरा कौन होते हैं, लोकसभा होते हैं। तीसरा कौन होते हैं, तो राज्यसभा, ठीक है ना। तीसरा कौन होता है, राज्यसभा का। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया है। आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है आर्टिकल, इसका जो लोकसभा है आर्टिकल 80 में इसका विवरण है, और जो राज्यसभा है आर्टिकल इसका 81 में है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन, इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। क्यों कहते हैं कि लोकसभा जो भंग हो सकता, मान के चलिए हम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। अगर हम अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो भाई क्या होगा, भंग हो जाएगा लोकसभा, बात समझ रहे हैं। इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सांसद होते हैं उनकी नियुक्ति जो है ना 1/3, मान के चलिए जैसे कि 1/3 का मतलब ये है कि इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है ना। तो 2-2 साल में जो क्या करता है, 33% जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उसकी नियुक्ति होते हैं, शपथ लेते हैं। इसके लिए इससे क्या होता है, सदन क्या करता है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिससे ये अस्थायी रहता है, ठीक है ना। और इसको युवा की सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें आयु कितना दिया गया है, 25 वर्ष। कितना, इसमें 25 वर्ष इसका आयु दिया गया है। इसमें बूढ़ा की सदन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयु कितना दिया गया है, 30 वर्ष, ठीक है ना। और इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। भाई ये सारी जो बात बता रहा हूं ये एग्जाम से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे ताकतवर कौन है, लोकसभा है। क्यों है, क्योंकि भाई कानून वगैरह, बजट वगैरह, मंत्री लोग जब बैठते हैं सब इसमें बैठते हैं, बात समझ रहे हैं। राज्यसभा में कोई भी मंत्री नहीं बैठते हैं, जब कोई बात चर्चा होती है तब जाकर के बात रखते हैं वो अपना, अन्यथा नहीं बैठते हैं वो, ठीक है। इसलिए सबसे ताकतवर कौन होता है, लोकसभा होता है। इसको
प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता डायरेक्ट चुन करके भेजती है। इसको अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता जो है इनको डायरेक्ट सेलेक्ट करके चुन के नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है लोकसभा राज्यसभा से संबंधित, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारी बिंदुओं को क्या करेंगे, हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और आइए देखते हैं आर्टिकल 82 में क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 82 में कहता है कि प्रत्येक जनगणना प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, और क्या होता है, हर एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद होना चाहिए। ये प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 82 में, ठीक है। ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 83 में क्या कहता है? इसमें अवधि की चर्चा है। क्या है? अवधि की चर्चा है। तो हम जानते हैं कि जो लोकसभा है उनकी अवधि की चर्चा कितना है? 5 वर्ष है, ठीक है ना। और जो राज्यसभा है उनकी अवधि की चर्चा कितना है? 6 वर्ष है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 84 में देखते हैं, वही है ना, संसद की योग्यता। क्या है इसमें? इसमें संसद की योग्यता है, वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, ठीक है ना। यही सब शर्तें हैं संसद की योग्यता की। आर्टिकल 85 में है, इसमें है सत्रह आहूत, 17 भाषण। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब कोई भी विधेयक पर दोनों सदन के लोगों को, दोनों सदन के जो सांसद है उसको एक जगह बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? 17 आहूत, ठीक है ना। और जब बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? 17 आहूत, है ना। और जब वापस भेजते हैं क्या कहा जाता है? 17 भाषण, ठीक है ना। वापस भेजते हैं तो 17 भाषण, और बुलाते हैं तो क्या होता है? 17 आहूत, ठीक है ना। और आइए देखते हैं आर्टिकल 86 में क्या है। आर्टिकल 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है? प्रत्येक, है ना, वित्त वर्ष के बाद जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिभाषण, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब 5 वर्ष की कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं
जो नए सदन संसद चुन के आते हैं, जब उनको भाषण देते हैं राष्ट्रपति, पहला भाषण, तो वो क्या कहलाता है? विशेष अभिभाषण, ठीक है ना। और आइए देखते हैं आर्टिकल 88 में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। आजकल जो देख रहे हैं, जो संसद का सत्र जो चल रहा है, उसमें देखते होंगे जो विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, वो आकर के जो भाषण दे रहे हैं ना भाई, यही आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। मंत्री एवं महान्यायवादी संसद में भाषण दे सकते हैं, मगर एक शर्त रखा गया है, मगर ऐसे लिख देते हैं, चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखते होंगे जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो जो विपक्ष पार्टी है उनको सवालों का आके जवाब दे रहे थे, तो वो ऐसा संसद नहीं है भाई वो, ठीक है ना, उनको मंत्री बनाया गया है, ठीक है ना। और इसी तरह जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, वो भी क्या करते हैं, संसद में आकर के भाषण दे सकते हैं, कोई भी सदन में हो, जो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी, मगर जो चुनाव में भाग वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आइए देखते हैं आर्टिकल 89 में क्या है। आर्टिकल 89 में जो सभापति हैं और उपसभापति हैं, इसकी चर्चा है, ठीक है ना। हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो ही क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, मगर जो उपसभापति हैं, जो राज्यसभा के कोई भी जो सीनियर राज्यसभा के जो संसद है, कोई उन्हीं में से कोई एक को क्या करते हैं, उपसभापति बना दिया जाता है। तो ये हमें ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो मेंबर जो होते हैं, जो सीनियर मेंबर, उसी में से एक को उपसभापति बना दिया जाता है। एक मिनट, क्या क्या हो रहा रे, ठीक है, सॉरी दोस्तों। आइए देखते हैं आर्टिकल कितना में। देखिए दोस्तों, इसमें 52 से लेके 151 तक के टोटल 99 अनुच्छेद है, मगर हर एक अनुच्छेद इंपोर्टेंट नहीं है। जो हमारे जो आइडियल है खान सर, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, वो हमेशा से यही कहते हैं कि जो जरूरत का जो चीज है वही पढ़े जाना चाहिए। नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ है, अब जितना भी पढ़े बिल्कुल कम है, ठीक है ना। जो हमें एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। जो हमें एग्जाम, एक मिनट, तुम लोग काहे भै भै कर रही हो, ठीक है ना। तो जो जरूरत का चीज है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उसी को हम पढ़ेंगे, अन्यथा हम अदर चीज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम आर्टिकल कितना, 93। आर्टिकल 93 में आपका जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिसको स्पीकर कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसकी चर्चा है भाई। लोकसभा का अध्यक्ष वही बनते हैं जो लोकसभा का मेंबर होता है, उपाध्यक्ष भी वही बनते हैं जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और आइए देखते हैं आर्टिकल, सीधा देख लेते हैं आर्टिकल 98 में क्या है। तो संसद का सचिवालय है भाई,
संसद का सचिवालय, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं, संसद का सचिवालय का, ठीक है ना। 99 में है कि संसद का शपथ की चर्चा है। संसद की शपथ का चर्चा किस में है? अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 100 में है कि इसमें गणपूर्ति है, ठीक है ना। क्या है? गणपूर्ति है। 1/10 अगर मेंबर रहेंगे तो ठीक है, सदन चलेगा, नहीं तो सदन को जो अध्यक्ष है वो भंग कर देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 107 में देखते हैं। अनुच्छेद 107 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बेहतर ढंग से सुनेंगे। अनुच्छेद 107 में कोई भी विधेयक की, है ना, सदन में किस तरह चर्चा होगा, उसको किस तरह पारित किया जाएगा, इसकी प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 107 में। क्या है? किसी भी किसी भी, है ना, विधेयक पर चर्चा और पारित करने की जो विधियां हैं वो अनुच्छेद किस में है? 107 में। आइए समझते हैं। कोई भी विधेयक कानून बनता है तो सबसे पहले उसका मसौदा, है ना, मसौदा, इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कहा जाता है, वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मसौदा तैयार करके उसका जो सदन है, कोई भी सदन, इसमें आपका हो गया लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है ना। ये मसौदा बना करके कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में, कोई भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। इस पे क्या होता है? पहले चर्चा होता है, ठीक है ना। चर्चा का बाद क्या होता है? चर्चा का बाद इस पे मतदान होता है। मतदान होने के बाद क्या होता है? ये पारित होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, पहले इस पे चर्चा होता है, ठीक है ना। चर्चा का बाद अगर संवैधानिक देखा जाता है कि संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, इसका निर्णय कौन करेंगे? जो अध्यक्ष वो करेंगे किसी भी विधेयक पर, ठीक है ना। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष की इतना संविधान उसको पावर दिया, ठीक है ना। चर्चा हो गया। अब कोई भी, जैसे कि देखें सीए देखें, उसके बाद इधर जो हाल फिलहाल देखें वक्फ एक्ट, एक वक्फ जो बोर्ड से जो उससे संबंधित जो भी था वक्फ बिल देखे होंगे, वो इसी तरह हुआ था। उसमें संविधान में सॉरी सदन में चर्चा, पहले उसके, है ना, ड्राफ्ट बना करके ला करके सदन में उसका चर्चा हुआ, उसके बाद उसके ऊपर मतदान हुआ। मतदान देखेंगे बहुमत से, अगर है ना बहुमत मिलेगा तो उसको पारित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतदान अगर मान के चलिए 500 सदस्य हैं, ठीक है, अगर 256 भी इसमें मतदान मिल गया तो ये पारित हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुमत मिल चुका है इसको। मतदान मिलेगा उसको, उसके बाद बहुमत मिलते ही ये पारित कर दिया जाएगा। जैसे ही पारित होगा इसको बिल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल, ठीक है ना। ये पारित हो करके कहाँ जाएगा? जब पारित होगा तो इसको बिल कहेंगे, ठीक है ना। पारित होकर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ये बिल को अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दिए, इस पे हस्ताक्षर कर दिए, तो ये ही क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है ना। ये क्या बन जाता है? कानून।
तो इस तरह की कुछ प्रावधान है, विधियां हैं कोई भी विधेयक को पारित करने का संविधान में। ठीक है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 108 में आर्टिकल 108 में आर्टिकल 108 में क्या कहा गया भाई? हाँ, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, किसकी चर्चा है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ये क्या होता है? जब कोई भी सदन में कोई भी विधेयक अटक जाता है, जैसे लोकसभा से गया राज्यसभा में, राज्यसभा वाला उस पर विवादित कर दिया, ठीक है ना, उसको पारित नहीं होने दे रहा, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के मेंबर को मिला करके, ये देखिए संयुक्त अधिवेशन हमेशा कहाँ होता है? तो जो संसद है, संसद का सेंट्रल हॉल में, उसमें होता है, ठीक है ना। दोनों को बुला करके उस पर चर्चा करेंगे, और इसका अध्यक्षता कौन करेंगे भाई? जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसका अध्यक्षता करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये जो दोस्तों एक लेवल लेके चल रहा हूं मैं, बिहार दरोगा से लेकर के, बिहार सचिवालय से लेकर के, आप इसके नीचे जो भी एग्जाम है सिपाही तक के आप दे सकते हैं, हर एक क्वेश्चन इससे आएगा। बात समझ रहे? इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना मैं लेवल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 9 में, 109 में क्या है। आर्टिकल 109 में आर्टिकल 109 में धन विधेयक पर विशेष प्रावधान है, ठीक है ना। और आइए देखते हैं आर्टिकल 110 क्या है। इसमें धन विधेयक की चर्चा। धन विधेयक किसको कहता है भाई? संचित निधि पे, जो संचित निधि होते हैं उस पे लाए गए विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। अब संचित निधि क्या है? संचित निधि वह है जो सरकार को जो पैसा है संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है, ठीक है ना। जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। बात समझ गए ना। तो धन विधेयक की चर्चा किस में है? आर्टिकल 110 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 111 में है कि विधेयक पर विधेयक पर राष्ट्रपति की जो है अनुमति, कोई भी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति देते हैं, तभी वो विधेयक क्या करते हैं? कानून बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जब राष्ट्रपति की शक्ति जब पढ़ने लग जाएंगे तो उसमें देखेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार की है ना वीटो पावर होता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। अत्यंतकारी हो गया वीटो, निलंबनकारी हो गया, जेवी वीटो हो गया, ठीक है ना। अत्यंतकारी वीटो का मतलब होता है कोई भी विधेयक गया, राष्ट्रपति उसको खत्म कर दिया, नहीं सिग्नेचर किया, चलो जाओ यहाँ से, उसको अत्यंतकारी वीटो कहेंगे। और निलंबनकारी वीटो उसको कहते हैं कि मान के चलिए कोई भी विधेयक बन के आया, राष्ट्रपति उसको लौटा दिया कि नहीं, इस पर फिर से चर्चा करके फिर भेजो, उसको कहेंगे निलंबनकारी वीटो। जेवी वीटो वैसे उसको कहा जाता है कोई भी विधेयक बनकर आया, राष्ट्रपति ना उसको लौटा रहा है, बात समझ रहे हैं,
नाम के सिग्नेचर करके दे रहा है, अपना आकर के पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, जेबी वीटो, ठीक है ना। तो इस तरह राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है। इससे हम विस्तार पूर्वक जब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ने लग जाएंगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 112 में क्या है। आर्टिकल 112 में बजट, ठीक है ना। बजट शब्द का कोई भी संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। बजट का मतलब होता है चमड़ा का थैला, ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। बजट का क्या मतलब होता है, चमड़ा का थैला, ठीक है। बजट का बजाय सरकार जो संविधान में इसका वित्तीय वार्षिक विवरण है, मतलब एक साल में जो भी राजस्व है, मतलब कितना खर्चा होगा, कितना इनकम होगा, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा, इसके बारे में जो चर्चा है उसी को बजट कहते हैं। जो चर्चा करते हैं उसी को बजट करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, वित्तीय वार्षिक विवरण। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 113 में है प्राक्कलन। क्या है, प्राक्कलन। बजट में जो भी चर्चा हुआ, ठीक है ना, बजट में जो भी चर्चा हुआ, वो बजट में जो जो बात का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, जिस जिस पे चर्चा हुआ, कितना पैसा उस पे, कितना रुपया खर्च होगा, वो सब किस में देखा जाता है, प्राक्कलन में देखा जाता है। बात समझ गए ना। ये किस में चर्चा है, आर्टिकल 113 में। 114 में है इसमें क्या होता है, प्राक्कलन में जो भी पैसा का एस्टिमेट लिया गया, ये विनियोग विधि से क्या करता है, पैसा निकालता है, ठीक है ना। पैसा क्या करता है, विनियोग विधि से पैसा निकाला जाता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 में है अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान। इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई भी विनियोग विधि से पैसा निकाला जाता है, ठीक है ना। महंगाई के कारण वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या है, अतिरिक्त अनुदान दे करके वो कार्य को पूरा किया जाता है। बात समझ गए ना। तो अतिरिक्त अनुदान की प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 115, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 116 में है लेखा अनुदान। क्या है, लेखानुदान। ये क्या होता है भाई, लेखानुदान क्या होता है, तो लेखानुदान में मान के चलिए विनियोग विधि से पैसा निकालने में सरकार को अगर समय लगता है, कोई भी काम तुरंत करना है, कोई भी योजना पर तुरंत काम करना है, तो सरकार क्या करता है, लेखानुदान से इमीडिएटली पैसा ले करके वो उस योजना में लगा जाता है, उसका कार्य स्टार्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी कार्य है ना, रह करके थोड़ा सा रह गया, उसके बाद पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लेखानुदान द्वारा सरकार उससे क्या करता है, पैसा ले लेता है, मगर जो विनियोग विधि में क्या होता है, वो पारित ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो योजना जो वो कार्य स्थगित रह जाता है, ठीक है ना। तो लेखानुदान समझ गए। उसके बाद आर्टिकल 117 में है आर्टिकल 117 में, हाँ, वित्त विधेयक है। क्या है, आर्टिकल 117 में क्या है, वित्त विधेयक की चर्चा। इसमें क्या होता है कि आगामी वर्ष के लिए कोई भी आगामी वर्ष में कोई भी कार्य करने के लिए आगामी वर्ष कार्य करने के लिए जो भी सरकार योजना लाता है उसी को वित्त विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं आर्टिकल 118 में क्या है। आर्टिकल 118 में
संविधान का संसदीय समिति, ठीक है ना। इसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो समिति होते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति हो गया है ना, इस तरह के जो भी समिति है उसका प्रावधान किस में है, संविधान के 118 में, ठीक है ना। इसका निर्माण कौन करते हैं वह, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इसका जो संसदीय समिति का जो निर्माण है वो करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 120 में क्या है। आर्टिकल 120 में कहा गया है संसद की भाषा, क्या है, संसद की भाषा, अगर इसमें मात्र हिंदी या अंग्रेजी दो ही भाषा संसद में बोला जाएगा। अगर मान के चलिए इन दोनों भाषा में से अगर किसी को नहीं आता है तो वो स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं उनकी है ना, उनको मान चलिए एक लेटर लिख के देंगे कि हम अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भाषण देना चाहते हैं, तो वो अगर जो अध्यक्ष है वो अलाउ कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी सदन भाषण दे सकते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है ना। आर्टिकल 121 में कहा गया है कि संसद जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके आचरण पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, बात समझ रहे हैं। हाँ, उस पे महाभियोग ला सकते हैं। आपने देखा कि पिछले दिन जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनके यहाँ काफी धन पकड़ा गया, कुछ जला हुआ भी पकड़ा गया। तो भाई क्या कर रहे हैं, अभी जो संसद जो है उसके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको निलंबित करेंगे, ठीक है ना। तो इसके आचरण पे सवाल नहीं उठा सकते, हाँ उस पर महाभियोग ला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 122 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, संसद की जो कार्रवाई है, संसद के कार्रवाई पे ये भी उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, अगर संसद कोई भी विधेयक लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि वो मतलब वो विधेयक संवैधानिक है कि नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 123 में है अध्यादेश, क्या है, अध्यादेश तब लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पे जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना। तो एक मान के चलिए एक अस्थायी कानून है अध्यादेश, जो संसद में जो जरूरी होता है वो कानून लाते हैं, जब सत्र चलने लग जाता है वो कानून का वैल्यू सिर्फ 42 दिन रह जाता है, ठीक है ना। अगर जो मंडल के जो मंत्री हैं वो अगर वो कानून को पारित कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अध्यादेश के क्या होगा, समाप्त हो जाएगा वो कानून, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं भाई आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, 124 में, ठीक है ना। और इसकी जो जज की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, पहले तो इसमें देख लेते हैं टोटल जो जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल जो सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितना है, तो भाई 34 है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो संख्या है वो कौन बढ़ा सकता है, तो संसद बढ़ा सकता है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो जज की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसमें जो है एक जो है मुख्य न्यायाधीश जिसे CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। ये सब की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सिफारिश पे, CJI के सिफारिश पे, ठीक है ना।
अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कौन नियुक्ति करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही करते हैं। किसके सलाह पर करते हैं? कोलोजियम के सलाह पे करते हैं। भाई कोलोजियम किसको कहा जाता है? तो ये भी आइए समझते हैं। इसमें टोटल 5 जज होते हैं। कितना जज होते हैं? टोटल 5 जज होते हैं, ठीक है ना। कोलोजियम में एक जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होते हैं और 4 अन्य होते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए एक इसमें क्या होता है कि सीजेआई के रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है ना। सीजेआई का जो रिटायरमेंट हो गया तो इसमें क्या करेंगे, एक यही सीजेआई के सॉरी ये जो 4 जो है जज, इसी के मशवरा पर फिर जो नेक्स्ट जो है जो सीजेआई उसका चुनाव करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही मान के चलिए रिटायरमेंट होने वाला, ये 3 गो था, जैसे 5 गो है ये, ठीक है ना। टोटल न्यायालय में मुख्य जज कोलोजियम में 4 तो बन गया, एक 4 में से 5 में से एक बन गया सीजेआई, अब बच गया 4 गो, ठीक है ना। तो फिर एक तो घट रहा, तो एक तो इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसी को फिर एक तो क्या करेंगे, कोलोजियम में लेंगे। किसके सिफारिश पे? तो कोलोजियम के सिफारिश पे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। और आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 में, सॉरी 125 में क्या है। अनुच्छेद 125 में जो है इसकी वेतन का चर्चा है, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी वेतन का चर्चा है। इसमें जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका 2,80,000 है वेतन। अन्य जो न्यायाधीश है उनका 2,50,000 है, ठीक है ना। 2,50,000 है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो 33 न्यायाधीश है उसी में से कोई भी एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे, पदभार संभालेंगे। और जो उनका वेतन जो है, शक्ति जो है, सब किसके बराबर रहेगा? जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है कि अन्य न्यायाधीश क्या करेंगे? कार्य करेंगे, ठीक है। हाँ, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तब। आर्टिकल 127 में है एड हॉक, ठीक है ना। आर्टिकल 127 में क्या है? एड हॉक। एड हॉक मतलब कहता है कि कुछ देर का है ना के लिए मान के चलिए इसका बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है एड हॉक के रूप में। किसको बुलाएंगे? जो 25 जो अपना जो हाई कोर्ट है देश में, अन्य राज्य में, उसी के न्यायाधीश में से किसी को एड हॉक के रूप में बुलाएंगे। इसकी जो शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है इसके बराबर होगा, ठीक है ना। कब बुलाते हैं? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से बोलते हैं कि भाई जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज है उसकी संख्या कम पड़ रही है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किसके सलाह पर? सीजेआई के सलाह पर, ठीक है ना। ये चीज हम ध्यान रखें, ठीक है ना। आर्टिकल 128 में है जब मान कर चलिए सुप्रीम कोर्ट का जज बिजी है भाई, तो भाई इतने बड़ा राज्य है, इतनी आबादी है, दुनिया भर केस है, वो अपना भी तो देखेगा ना। मान के चलिए हाई कोर्ट का सब जो मान के चलिए जज बिजी है, नहीं आ सकते हैं, तब क्या करेंगे? संविधान में ये जो प्रावधान है, जो रिटायर, ठीक है ना, रिटायर्ड जो जज है, रिटायर्ड जज को बुलाएंगे, ठीक है ना। रिटायर्ड जज को बुलाएंगे। किसमें प्रावधान है? यह है आर्टिकल 128 में, ठीक है। आर्टिकल 129 में जो है, आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नजीर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है नजीर की तरह काम करेगा। नजीर का मतलब होता है कि अन्य मुकदमों में भी उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 130 में क्या है? तो आस्थान,
आर्टिकल 130 में क्या है? जगह। सुप्रीम कोर्ट का जगह जानते हैं कि दिल्ली है, ठीक है ना। और इसका जो पीठासीन है, जो ब्रांच है, सीजेआई के सलाह पर राष्ट्रपति जहां बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे होना चाहिए, तो वहां वो खोल सकते हैं। संविधान में ये भी प्रावधान है, ठीक है। और आइए देखते हैं आर्टिकल 131 में क्या है। आर्टिकल 131 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। पिछली बार जो आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है, उस पर जो पिछले महीने एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि आर्टिकल 131 में क्या है। इसमें केंद्र राज्य का जो मसला है उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, केंद्र और राज्य में विवाद है तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी, किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद 131 में है, सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। मगर केंद्र से राज्य से विवाद है, राज्य से विवाद है, ठीक है ना। केंद्र की तरफ कुछ राज्य है, कुछ और राज्य मिल करके दोनों से विवाद हो रहा है, तो उसकी है ना वो जो विवाद है उसका निपटारा कहाँ होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 131 में। आइए देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 में है कि आप जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हाई कोर्ट द्वारा आप सेटिस्फाई नहीं है उनके फैसले से, तब सुप्रीम कोर्ट में भी उसका अपील कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 33 में जो है आर्टिकल छोड़ देते, 33-37 देखते हैं। आर्टिकल 37 में है न्याय पुनरावलोकन। क्या है? इसमें क्या होता है? इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो अपना फैसला को फिर से, है ना, वो अपना फैसला को, मान चलिए कोई भी फैसला गलत हो गया तो अपना फैसला को फिर से बदल सकते हैं, ठीक है। ये किस में जिक्र है? तो आर्टिकल 137 में, ठीक है। आर्टिकल 139 में क्या है? आर्टिकल 139 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार के अलावा, ठीक है, मौलिक अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रीट निकालना हो तो ये किस में प्रावधान है? आर्टिकल 139 में, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 141 में क्या कहता है। आर्टिकल 141 बहुत ही हार्ड है भाई, ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी न्यायालय, अधिकारी एवं जनता को मानना होगा। कोई भी किंतु परंतु नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अवमानना किए तो आप पे मुकदमा चलेगा, जाइएगा जेल, समझ में आ जाएगा क्या है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 143 में क्या है। आर्टिकल 143 में है कि सुप्रीम कोर्ट से
राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं किसी भी मामले में, ठीक है ना। कोई भी काम कोई भी संवैधानिक है कि नहीं है कार, उस मामले में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं। मगर जो सलाह जो है राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट ये सलाह दे दिया कि राष्ट्रपति मानवे करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट से कुछ अनुच्छेद, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं इसके आगे क्या है। आर्टिकल 148 में CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है ना। ये क्या करता है भाई, इसकी जो नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इसके कार्यकाल 6 वर्ष की होती है, ठीक है ना। ये जो है विनियोग विधि से जितना भी रुपया निकाला गया उसका ये समझ लीजिए कि भारत सरकार के जो महालेखा है उसका जो उसको नियंत्रित करता है ये, ठीक है ना, उस पर ध्यान रखता है। अब ये कह सकते हैं भारत सरकार के जो महालेखा है उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो CAG रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार जितने भी रुपया खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये सब लेखा जोखा किसके पास रहता है, तो CAG के पास रहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आर्टिकल 149 में क्या है। तो इसकी शक्ति है, ठीक है ना, CAG की शक्ति का चर्चा है। इसमें कहा गया है कि वो किसी भी राज्य का लेखा जोखा कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 150 में है ये केंद्र और राज्य दोनों का जो लेखा जोखा है उसका लेखा जोखा कर सकता है, ठीक है ना। आइए आर्टिकल 151 में क्या है, आर्टिकल 151 में कहा गया है कि जो केंद्र का जो मान के चलिए पूरा संचित निधि से निकाला गया पैसा या विनियोग विधि से निकाला गया पैसा, उसका लेखा जोखा किसको देंगे, CAG राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है ना। केंद्र वाला किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और राज्य वाला किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे, ठीक है ना। इन दिनों बहुत चर्चा में है कि बिहार में भाई 71,000 करोड़ रुपया कहाँ गया। ये बोल रहा है कि CAG पूछ रहा है बिहार सरकार से कि भाई 71,000 करोड़ रुपया तुम कहाँ क्या किए हो, ये लेखा जोखा में मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक के था, हमने बेहतर ढंग से कंप्लीट किया है। और इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो साथ ही जरूर पूछें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।